गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आ गए हम नई वीडियो के साथ में। और साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनका डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। तो देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन ओम व्हेन द ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। यानी कि क्या हो जाए कि ये ब्रिज है बैलेंस कंडीशन में हो जाए तब इस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि पहले तो ये ब्रिज क्या है और ये क्या इसकी बैलेंस कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो ब्रिज क्या है भाई कि जब हम चार रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रिज की फॉर्मेशन में कनेक्ट कर दे और ये जो रेजिस्टेंस है इसको बोल दिया मैंने P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R और इसको बोल दिया S। जब ये चारों के चारों रेजिस्टेंस ऐसे ब्रिज की फॉर्मेशन में कनेक्टेड हो और बीच में यहां से हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, तब हम क्या करते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो अगर बराबर आता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, या फिर जो गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब उसी के ऊपर बेस्ड है। इसने ये बोला कि जब इस ब्रिज को हम क्या कर दे, बैलेंस हो जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग जीरो आ जाए, तो इस एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी। तो उसके लिए देखो हम करते हैं, सपोज करो ये बोल दिया हमने P, ये क्या बोल दिया Q, और ये बोल दिया R और ये बोल दिया S। तो क्या होना चाहिए यहां पर देखो, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। P की वैल्यू कितनी 10 डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू भी 10 इक्वल टू में R की वैल्यू कितनी 4 डिवाइडेड बाई S। अब हमें ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो पैरेलल में कैसे सोल्व करेंगे, 1/8 प्लस 1/x क्या आ जाएगा इसका आंसर। हमने RP इज इक्वल टू, तो हमने क्या ले लिया 8x एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या चला गया x प्लस का 8। अब रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा 8x अपॉन के अंदर x प्लस का 8, यहां पर पुट कर दूं कितना आ जाएगा 8x अपॉन के अंदर x प्लस का 8, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखो अब ये तो क्या हो गया 1 हो गया ऑलरेडी हमारे पास में, 1 इक्वल टू में ये ऊपर चला जाएगा भाई 4 इंटू के अंदर x प्लस का 8 और डिवाइडेड बाय क्या रह गया 8x। 8x को मैं क्या कर लूं इस साइड ले आऊं तो क्या हो गया 8x इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस का 4 8 जा 32। तो यहां पर क्या आ गया भाई हमारे पास में, हम इसको इस साइड ले जाएं 4x इक्वल टू में, इसको इस साइड लेकर सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वल टू में 32। x की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिवाइडेड बाय 4 कितनी आ गई 8। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, यानी कि 8 ओम इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या बन गया ये 4 ओम बन गया, 4 ओम डिवाइडेड बाय 4 ओम 1 और 10 डिवाइडेड बाय 10 1, यानी कि इसकी वैल्यू x की वैल्यू होनी चाहिए 8 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following figure the equivalence resistance between the points A and B in ohm will be। ऐसा क्वेश्चन जो हरियाणा बोर्ड है उसके फाइनल पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो इसने बोला कि जैसे तीन रेजिस्टेंस लगा रखे हैं 3-3 ओम के और वो A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो ये हमें पता नहीं कि कैसे सीरीज में है पैरेलल में है। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि आपको करना क्या है कि यहां से इस पॉइंट से करंट चला लो। जैसे करंट चल गया A I1, यहां पर डिवाइड हो जाएगा भाई, यहां पर चला गया I1, यहां पर चला गया I2, फिर इस पॉइंट पर आकर के जो करंट I2 भी डिवाइड हो गया, इसके अंदर चला गया I3 और इसके अंदर चला गया I4। यहां से I1 और I3 दोनों मिलेंगे तो कोई नई टर्म बनाएंगे, वो बोल दिया मैंने I5। तो देखो हर एक जो रेजिस्टेंस है उसके पास में अलग अलग करंट जा रहा है। जब अलग अलग करंट जाता है तो वो किस में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल करके सम कर दें 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो क्या आ गया 3 एलसीएम ऊपर 3, रेसिप्रोकल करूंगा तो भी कितना आ जाएगा 1 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज। यानी कि जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर कितना करंट जाएगा वो पता लगाना है हमें। तो देखो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर करंट है वो क्या होगा, डिवाइड होगा।
मैंने ऐसे बोल दिया कि इसके अंदर ब्रांच के अंदर करंट चला गया I1 और इसके अंदर चला गया I2, तो सेम I1 इसके पास में जाएगा और सेम I1 है इसके पास में जाएगा, I2 इसके पास में जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया। अब बात करने वाले हैं कि हम केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल, यानी कि केवीएल किरचॉफ ने दो रूल लिए थे, पहला करंट रूल और दूसरा वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे। यहां से अगर मैं ये बोलूं कि जो I1 प्लस का I2 जो करंट डिवाइड हुआ है वो दोनों किसके बराबर होंगे, 2.1 एम्पियर के बराबर होंगे, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि करंट जो टोटल करंट था वो डिवाइड हो गया, उसी को हमने इक्वेशन बना करके लिख दिया। दूसरा जो केवीएल रूल क्या है कि सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। जैसे उसके अंदर कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि हम एक चलाएंगे पाथ और एक होगा करंट का रास्ता। अगर करंट और पाथ है दोनों क्या है अभी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो उसकी जो पोटेंशियल है उसको लूंगा मैं नेगेटिव। जो करंट और पाथ दोनों एक दूसरे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके जो पोटेंशियल को लूंगा मैं पॉजिटिव। सपोज करो कि मैंने ऐसे पाथ चला लिया, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चलने लगा, इस पॉइंट को बोल दूं A B C और D, तो यानी कि मैंने एक लूप चला लिया और वो लूप ऐसे चला लिया A B C D और वापिस A, यानी कि ये कंप्लीट मेरा क्या हो गया लूप हो गया। यहां से चला मैं, करंट और पाथ है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव, माइनस का 8I करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस पोटेंशियल ही बनेगा। फिर दूसरा कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, यानी कि करंट और जो पाथ है मेरा सेम डायरेक्शन में, इसका जो करंट भी होगा वो क्या होगा नेगेटिव, जो पोटेंशियल होगा माइनस का 2I1। फिर आगे ये जो है देखो करंट ऐसे जा रहा है और पाथ ऐसे आ रहा है, तो जो डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, अपोजिट में पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव, प्लस का 5I2 और ये भी सेम क्या हो जाएगा प्लस का 20I2 और इक्वल टू में किसके बराबर, वापिस ए पर आ गया 0 के बराबर। यहां से कितना आ गया माइनस का 10I1 और प्लस का 25I2 और इक्वल टू में 0 के बराबर। मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस साइड को इस साइड ले जाऊं, यानी कि 10I1 इक्वल टू में 25I2 के बराबर। 5 से कैंसिल आउट कर दो तो 2 आ गया, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 5 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2I1 प्लस का 2I1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 5I2 के बराबर। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 5I2 डिवाइडेड बाय में 2। इस I1 की वैल्यू इस पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, I1 की जगह लिख दिया 5I2 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में क्या I2 और किसके बराबर आ गया भाई, ये बराबर आ गया 2.1 एम्पियर के बराबर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर दो एलसीएम ले लें, दो एलसीएम ले लिया 5I2 प्लस का 2I2 और इक्वल टू में कितना 2.1। अब 2 को उस साइड ले जाऊंगा तो कितना मिल जाएगा 7I2 इक्वल टू में कितना 4.2। तो I2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 4.2 डिवाइडेड बाई 7 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो जो 5 एम्पियर है, जो 5 है ओम का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके पास में I2 करंट गया तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 और 0.6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल प्रेस इज, जैसे कि जो हमारे बड़े हैवी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं हीटर का, रोड का या फिर इलेक्ट्रिकल प्रेस का, वो जनरली अलॉय से बने हुए होते हैं। अलॉय क्या होता है कि दो और दो से ज्यादा धातु का मिक्सचर, यानी कि 2 और मोर देन 2 मेटल्स, उसको कंबाइन करके हम एक अदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम अलॉय बोलते हैं। तो अलॉय का क्या होता है अभी कि इजीली मेल्ट तो नहीं होता, जो प्रेस का आयरन है उसका पत्ता बोलते हैं उसको। अब वो जो आयरन है, इलेक्ट्रिकल आयरन प्रेस है, वो अलॉय की बनी हुई है, अलॉय का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले से ही कैंसिल आउट हो गया। दूसरी बात आएगी उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर मैं बोल दूं उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी को डिनोट कर रहा है, TIVITY, रेजिस्टिविटी को। अब जो रेजिस्टिविटी है उसकी क्या होती है भाई, लो होगी, यानी कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अगर हम टेबल में देखेंगे रेजिस्टिविटी की टेबल में, तो 10th क्लास में है एक एनसीईआरटी की टेबल में, तो ऊपर ऊपर आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहले तो मेटल्स जिनकी क्या होती है सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, उसके बाद में आएंगे अलॉय और उसके बाद में क्या आएंगे इंसुलेटर्स। तो हम बोल रहे हैं कि लो होती है इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट इज द इक्वल टू, यानी कि 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, या 1 वोल्ट है उसको हम किसके बराबर लेकर के चलेंगे। तो इसके लिए हम देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू W/Q। V क्या होता है, पोटेंशियल, वर्क और चार्ज, यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट या इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी से बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा भाई, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। तो करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ट्रांसफार्मर शोन इन फिगर इफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी टर्न्स द रेशियो इज 1:10 देन द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विल बी। पहले तो सुनो ये ट्रांसफार्मर क्या होता है। जैसे कि आप लोग अपने गांव में देखते होंगे कि एक बड़ी सी टंकी रखी हुई है, उस टंकी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो डिपेंड करता है कि उनकी नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर उनका रेशियो कितना है, कि वो स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा और प्राइमरी के अंदर क्या है, कम, तो इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया था पीछे वीडियो में कि जो हमारे घरों में आ रही है वो एसी सप्लाई आ रही है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये तो बोल दिया कि 1:10 दे रखा है, तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं N1/N2 इज इक्वल टू के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की बोल दूं और इसको सेकेंडरी बोल दो, NP और NS बोल दो, यानी कि पोटेंशियल आ जाएगा या फिर EMF आ जाएगी किसकी, प्राइमरी की या फिर किसकी, सेकेंडरी की। ये तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने लग गया तो इसका आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट। जबकि क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना दिया हुआ है कि 10 वोल्ट, और ये सेल या बैटरी का सिंबल है, इसका मतलब ये क्या है, डीसी सप्लाई है। अब डीसी के ऊपर जो ट्रांसफार्मर है वो काम नहीं करेगा, इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो आउटपुट आएगी इसके एंट्री कॉइल की वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर यहाँ पर ये सिंबल होता, ये सिंबल, तब मैं क्या कर सकता था, इसका वो जो आंसर है वो 100 वोल्ट कर सकता था, अदरवाइज इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट वोल्टमीटर शो ए रीडिंग ऑफ 4 वोल्ट देन द पावर डेवलप्ड अक्रॉस आर रेजिस्टेंस विल बी, कि जो आर रेजिस्टेंस दे रखा है इसके अक्रॉस है वो पावर कितनी हो जाएगी। साथ में क्या दिया कि जो वोल्टमीटर लगा रखा है आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, 4 वोल्ट। टोटल हमने कितना दिया, 10, इसका मतलब क्या आ गया, 6 वोल्ट है वो क्या आ गया होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, और सीरीज में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड। अब इसके पास में देखो पोटेंशियल है और क्या है हमारे पास में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास में, उसके 2 किलो ओम के अक्रॉस है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है कितना है, 2 किलो ओम। किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कर लूंगा, 2 × 10⁻³ ओम कह दो इसको। फिर क्या हुआ कि करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V/R, पोटेंशियल 6 अपॉन में 2 × 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, इंटू के अंदर ऊपर जाकर के पावर माइनस की, इतना क्या आ गया, करंट आ गया। अब सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम। अब सीरीज में करंट सेम रहेगा, इसका मतलब इसके पास में करंट है वो कितना आ जाएगा, 3 × के अंदर 10⁻³ एम्पियर करंट गया इसके पास में। पोटेंशियल है इसके पास में, पावर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पावर कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू VI, पोटेंशियल और करंट की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, P इज इक्वल टू कितना आ गया, पोटेंशियल है हमारे पास में इसका 4 मल्टीप्लाई में करंट कितना इसका 3 × 10⁻³ यानी कि 12 × के अंदर 10⁻³ हो गया। ये अब इसको मैं क्या कर दूं, ये वोट में आया मिली वोट में कन्वर्ट कर दूं तो 12 मिली वोट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमें रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो हम पहले ये वाला कर लेते हैं। An electrical iron draws a current of 15 ampere from a 220 volt supply. What is the cost of using iron for 30 minutes every day for 15 days? If the cost of unit यानी कि 1 किलोवाट आवर है वो 1 यूनिट के बराबर ही होता है, इज 2 रुपए। यानी कि क्या बोल रहा है इसने कि हम एक प्रेस है
और वो जो करंट ड्रॉ करती है वो करंट की वैल्यू देती कितनी, 15 एम्पियर देती। वोल्टेज की सप्लाई दे रखी है कितनी, 220 वोल्ट दे रखी है। यानी कि उसके अगर एनर्जी का कंजप्शन निकालें तो पहले उसकी पावर चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब एनर्जी चाहिए तो क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई में टाइम। अब पावर किसके अंदर होनी चाहिए भाई, किलोवाट के अंदर, और टाइम किसके अंदर, आवर के अंदर। तो पहले पावर निकाल लो। पावर किस फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू VI, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 15, इतना वोट हो गया। अब किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 220 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइडेड बाय कितना कर दिया, 1000। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 3, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 2, 0, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 2 से कैंसिल आउट कर दिया 11, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 10। कितना आ गया, पावर आ गया 33 डिवाइडेड बाय 10 किलोवाट आ गया ये। अब टाइम है, टाइम इसने दे रखा है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट यानी कि कितना टाइम हो गया, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितनी, 33 डिवाइडेड बाय 10 और इनटू के अंदर टाइम 1/2। तो जो हमारे पास में एनर्जी आ गई 33 डिवाइडेड बाय 20 किलोवाट आवर। ये तो एनर्जी आई एक दिन की, और हमें चाहिए कितने दिन की, 15 दिन की। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, यानी कि एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, 33 डिवाइडेड बाय 20 इनटू के अंदर कितना 15, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 3, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 4, कितना हो गया, टोटल एनर्जी आ गया हमारे पास में 99 डिवाइडेड बाय 4 किलोवाट आवर। अब एक एनर्जी का कॉस्ट है या एक यूनिट का कॉस्ट है वो कितना है अभी, 2 रुपए। तो इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ गया अभी हमारा जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, टोटल अमाउंट हमारे पास में होगी 99 डिवाइडेड बाय 4 इनटू के अंदर कितना 2, 2 से कैंसिल आउट हो गया 2। अब 99 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 49.2, यानी कि जो हमारा जो बिल आएगा वो कितना आ जाएगा 49.2 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए बल्ब इज रिटन, यानी कि एक बल्ब के ऊपर क्या लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वाट, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, कि बल्ब का है वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है पहली बात। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और उसके अंदर से कितना करंट है वो क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। तो उसके लिए हम देखो इसने क्या दिया अभी, पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल दे दिया कितना 220 वोल्ट, साथ में क्या दी, पावर बोल दी कितनी 60 वोल्ट, इतना दे दिया। फिर निकालना है क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो पावर के फॉर्मूले बता रखे हैं, P इक्वल टू क्या होता है W/T, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V²/R, और P इक्वल टू कितना I²R। तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा P इक्वल टू क्या V²/R। अब V²/R, V हमें तो R की वैल्यू चाहिए, R इक्वल टू क्या होगा V² अपॉन के अंदर P, V², V कितना पोटेंशियल 220 इंटू के अंदर 220 डिवाइडेड बाई पावर कितनी है अभी 60, कैंसिल आउट कर दिया, इसको इतना ही रख लो 4840 डिवाइडेड बाई 6 ओम आ गया क्या हमारे पास में, रेजिस्टेंस आ गया उस बल्ब का। अब इसको डिवाइड करूंगा तो रेजिस्टेंस को 6 से कैंसिल आउट करूंगा तो 6 8 जा 48, फिर 0, फिर 6.66 ओम, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। करंट की वैल्यू और निकाल लो, यहां से निकाल लो भाई कि P इक्वल टू VI, करंट मल्टीप्लाई में पोटेंशियल, पावर 60 वोल्ट इक्वल टू में 220 इंटू के अंदर करंट की वैल्यू, I इक्वल टू क्या हो गया 60 डिवाइडेड बाई 220, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 3/11, यानी कि 3/11 कितना आ गया 0.27 एम्पियर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, कि डायरेक्ट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ये सुनो पहले तो, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होता है अभी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या फिर मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे न्यू से डिनोट करते हैं। अब ऐसा तो कौन करता है भाई, अल्टरनेटिंग करंट करता है। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घरों में आ रहा है वो बता रखा है कि 220 वोल्ट और साथ में क्या है उसकी 50 हर्ट्ज, जबकि अगर इंडिया के अंदर सभी जगह ये आ रहा है। अगर हम बात करें किसकी,
हम अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर क्या होता है 110 वोल्ट और 25 हर्ट्ज है, इतनी फ्रीक्वेंसी का करंट यानी कि पोटेंशियल आता है। तो यहाँ पर बोला कि डायरेक्ट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी, तो डायरेक्ट करंट की तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती, वो तो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0। ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक आप पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।